Hello friends, welcome to this channel. So in today's session we are going to discuss our AVFM जून 2023 रिकलेक्टेड क्वेश्चन। यानी दोस्तों AVFM का जो हमारा जून का परीक्षा हुआ है इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है और किस टॉपिक को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है अपने प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेप डेटा माइनिंग प्रोसेस में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द डेटा माइनिंग प्रोसेस। तो बताइए क्या सही जवाब है दोस्तों। तो फ्रेंड्स डेटा माइनिंग प्रोसेस में ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कि डेटा क्लीनिंग, दूसरा ऑप्शन है डेटा एक्सप्लोरेशन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों डेटा मॉडलिंग और फोर्थ ऑप्शन इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो फ्रेंड्स प्लीज टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द डेटा माइनिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मॉडलिंग एक्चुअली क्या होता है कि डेटा मॉडलिंग एक एसेंशियल स्टेप है डेटा माइनिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और बाकी जो डेटा क्लीनिंग है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है, तो डेटा मॉडलिंग में क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। बेसिकली आप मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल मॉडल को क्रिएट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल मॉडल दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एंड पैटर्न विद इन द डेटा। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है जो कि पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है डेटा के पॉइंट में। तो यही होता है हमारा ये डेटा मॉडलिंग। सो ऑप्शन नंबर सी है जो है पार्ट है हमारा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेस, राइट। तो डेटा माइनिंग प्रोसेस का पार्ट है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डेटा मॉडलिंग। लेकिन यदि बात करें दोस्तों डेटा विजुअलाइजेशन का, तो डेटा विजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी को जरा देखिए। तो डेटा विजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है, राइट, जो कि इसके अंदर आप मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल मॉडल को क्रिएट करते हैं, इन विच यू क्रिएट अ मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल मॉडल दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। सो ये देखिए ये डेटा एनालिसिस का पार्ट है। ओके, सो दिस डेटा विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, लेकिन ये डेटा माइनिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है। ओके, और जहाँ तक बात है दोस्तों ये डेटा एक्सप्लोरेशन का, ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन को जो हमारा डेटा माइनिंग का रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी डेटा माइनिंग हमने किया, उससे जो रिजल्ट आया उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, डेटा विजुअलाइजेशन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ जो यानी डेटा मॉडलिंग जो है वो हमारा डेटा माइनिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। तो दोस्तों ऑप्शन को जरा देखिए, सेटिंग गोल। देखिए सेटिंग गोल के अंदर क्या होता है कि आप अपने आउटकम को डिफाइन करते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल व्हाट यू डू, यू जस्ट डिफाइन द आउटकम। यानी आपका जो प्रोसेस है उसका क्या आउटकम होगा आप उसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो so setting involves goal setting involves determining the outcome of the process and और कोई ऑब्जेक्टिव हो जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाह रहे हैं। डेवलपिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही आपने गोल सेट कर लिया, ठीक है, तो गोल को सेट करने के बाद दोस्तों आप क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं ताकि जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, यानी जो आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो पता कर सकें। यानी ये जो गोल आपने सेट किया उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या बेस्ट सोर्स ऑफ एक्शन है, उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा डेवलपिंग स्ट्रेटजी। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपिंग स्ट्रेटजी। आफ्टर आपने स्ट्रेटजी को जब डेवलप कर लिया उसके बाद बात आती है प्लान को एग्जीक्यूट करने की। तो प्लान को एग्जीक्यूट करने में क्या होता है बेसिकली, अच्छा इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा लास्ट है कि हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपने प्लान और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप ये क्रूशियल है कि आप उसे मॉनिटर करें, राइट। आप उसे प्लान को मॉनिटर करें, आप अपने आउटकम को इवैल्यूएट करें ताकि कितना इफेक्टिव है ये पता कर सकें। टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस यू नीड टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट रिजल्ट। तो इसके अंदर आप प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, राइट। आप क्या करते हैं दोस्तों, प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और आप परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं और ये देखते हैं कि गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, दैट मीन्स गोल सेटिंग, ऑप्शन बी यानी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी यानी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। ये तीनों का तीनों प्लानिंग का कंपोनेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना ये दोस्तों प्लानिंग के अंदर नहीं आता है, राइट।
सो एग्जीक्यूटिंग द प्लान डज नॉट कम अंडर द प्लानिंग. सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई इट इज सो. So plan execution does not comes under your this step. So यही इसका आंसर होगा कि हमारा जो कंपोनेंट है प्लानिंग का, उसमें प्लान को एग्जीक्यूट करना it doesn't come. Now let's come to the next question that we have. Question number 3 that was asked in this session. सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है. इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा किसे यूज नहीं किया जाता है जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करते हैं. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को DOL कहा जाता है. बताइए किसे यूज नहीं किया जाता है. ऑप्शन को जरा देखिए. कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स एक्सेट्रा. देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं. बेसिकली ये क्या है, एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम, देखिए कंपनी का अपना एक ऑपरेटिंग इनकम होता है, ठीक है. तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है. किससे सेंसिटिव है? तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है चेंज इन सेल्स से. सेल्स में चेंज होने के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है. दैट्स कॉल्ड DOL. तो DOL से हमें जानकारी मिलती है कि हाउ मच सेंसिटिव इज कंपनी ऑपरेटिंग इनकम विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स. तो फ्रेंड्स बेसिकली जब भी आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को निकालते हैं तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो जैसे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है. तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप उसका जवाब दे पाएँ सही तरीके से. सो लेट मी गिव यू सम इनसाइट रिगार्डिंग दिस. सो फ्रेंड्स हेयर फिक्स्ड कॉस्ट. बताइए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है. तो एज अ नेम सजेस्ट, नाम से ही क्लियर है दोस्तों. फिक्स्ड कॉस्ट यानी वैसा कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होगा, राइट. सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर. सो फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट का आपको मैं एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ. तो देखिए वैसा एक्सपेंस जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट. तो दूसरा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वैसा कॉस्ट होता है जो कि फ्लक्चुएट करता है. कुछ कॉस्ट होता है जो कि फ्लक्चुएट करते हैं, उससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो ये सभी कॉस्ट फ्लक्चुएट करेंगे. जबकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, सेल्स बढ़ने या घटने से कोई फ्लक्चुएशन सेल्स में नहीं होता है, ठीक है. सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं होता है. नेक्स्ट है हमारा सेल्स. सेल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल्स रिप्रेजेंट करता है टोटल रिवेन्यू. सेल्स रिप्रेजेंट करता है दोस्तों टोटल रिवेन्यू, कितना प्रोडक्ट के सेल से जनरेट हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो या सेल्स हो, ये तीनों को हम कंसीडर करते हैं जब हम लोग DOL निकालते हैं. लेकिन जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसको डायरेक्टली कंसिडर नहीं किया जाता है. बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है, देखिए ये तरीका है एक क्वेश्चन से 4 चीज़ समझने का. मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ. और दोस्तों हमारा जो MCQ सेशन है, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाऊँ ताकि एक MCQ से 4 MCQ यदि पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाएँ. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन. तो बेसिकली जो हमारा सेल्स रिवेन्यू है, ठीक है, जो हमारा सेल्स रिवेन्यू है और जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला है ये सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो ये होता क्या है, कितना रिवेन्यू आपके पास अवेलेबल है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूट कर सके कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम में, ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप DOL निकालेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, सेल्स लेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं लेंगे. सो फ्रेंड्स, आप यदि CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगामी नवंबर में जो हमारा CIB का एग्जाम है इसके लिए, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर स्टडी मटेरियल. बेसिकली हमारा ऐप है JIB एंड CIB मेड सिंपल, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें दोस्तों मैं डेली फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली क्विजेस के फॉर्म में. मैं तो आपको पेजेस नंबर बताता हूँ कि हाँ आपको इस पेज से आज पढ़ना है और उसके बेसिस पे क्विज कंडक्ट किए जाते हैं, जिसको आप फ्रीली देख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. तो डेली आपको समय बता दिया जाता है कि इस समय से इस समय तक हमारा जो 4 कंपलसरी पेपर है इसका आपको डेली क्विज मिलता है. इसके अलावा दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको वीडियोस PDF मॉक चाहिए तो उसका कॉस्ट यहाँ पे है. सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इफ यू नीड ओनली PDF देन दिस इज द कॉस्ट. सो फ्रेंड्स प्लीज डाउनलोड आवर ऐप, इट इज completely free and take the help of this daily quiz which we are conducting on our app. And also you can take help of any paid plan as per your requirement so that you can clear the CIB in one go. Continue our discussion. Let's move to the next question. So friends, next question में आपसे पूछा जा रहा है कि बिग डेटा का दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, राइट. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. बताइए
तो सबसे पहले दोस्तों बिग डेटा आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बिग डेटा, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिग डेटा के, आपके बुक में भी ये दिया गया है, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। सो 4 वी याद रखिए, ठीक है, 4 वीज। व्हाट आर द 4 वीज? तो देखिए पहला वीज है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, पहला वी क्या है हमारा, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम मतलब बेसिकली बिग डेटा का मतलब होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब ये होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट एक्सीड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। यानी दोस्तों हमारा जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम है उसका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इसका कैपेसिटी बिल्डिंग है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बिग डेटा। द फर्स्ट वी इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वी। तो नेक्स्ट वी क्या है हमारा? सो नेक्स्ट वी है हमारा वेलोसिटी, ओके। फर्स्ट इज वॉल्यूम, नेक्स्ट वी इज वेलोसिटी। तो बताइए वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? व्हाट इज वेलोसिटी रिलेटेड टू? सो एज अ नेम सजेस्ट, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी रिप्रेजेंट मोशन, राइट। वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन। तो बेसिकली वेलोसिटी का मतलब किस स्पीड से डेटा को आप जनरेट कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो बिग डेटा के अंदर रियल टाइम या नियर रियल टाइम डेटा स्ट्रीम होता है जिसको आप क्विकली और आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेराइटी, ठीक है। वैरायटी का मतलब क्या होता है कि कितना डाइवर्सिटी है, कितना हेट्रोजेनिटी है डेटा टाइप का और रिसोर्सेज का। तो वेलोसिटी हो, वैरायटी हो, वेरासिटी हो, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एसपीएसी से रिलेटेड। तो एसपीएसी में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिस्क एसोसिएटेड नहीं है एसपीएसी से। बताइए दोस्तों एसपीएसी से कौन सा रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। तो जरा हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो एसपीएसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। सो प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, ओके। तो जब भी आप एसपीएसी में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ रिस्क होता है जो कि कंसिडर करना पड़ता है। तो जरा हम लोग एक एक ऑप्शन को देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा रिस्क यहाँ पे लिखा गया है, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा सही आंसर है। चलिए, सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव, दैट इज रिलेटेड टू द, देखिए पहला कह रहा है कि एसपीएसी मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ सुटेबल टारगेट कंपनी टू एक्वायर। तो दोस्तों देखिए ये जो रिस्क है इसे कहा जाता है, ये एक पॉसिबिलिटी होता है कि एसपीएसी जो है आइडेंटिफाई ना कर पाए या एक सुटेबल कंपनी को सिक्योर ना कर पाए जिससे वो मर्ज हो सके या स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में उसे एक्वायर कर सके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिस्क एसोसिएटेड। So this is SPSC may not be able to find a suitable target company to acquire. ओके, सो यदि ऐसा होता है तो एसपीएसी को लिक्विडेट किया जाता है और इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टेड कैपिटल वापस मिल जाता है, या तो कोई रिटर्न ना मिलता है या रिटर्न मिलता है उन्हें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि देखिए एसपीएसी ओवरपे करता है टारगेट कंपनी के लिए। देखिए ये जो रिस्क होता है ये तब होता है जब एसपीएसी एक्सेसिव प्राइस पे करेगा टारगेट कंपनी को एक्विजिशन में। तो ओवर पेइंग जो है नेगेटिवली अफेक्ट करता है फ्यूचर रिटर्न को इन्वेस्टर के लिए, और दोस्तों उनके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को घटा देता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा ऑप्शन सी कर रहा है एसपीएसी मे बी अनेबल टू कंप्लीट द एक्विजिशन ड्यू टू रेगुलरिटी और अदर रीजन। देखिए एसपीएसी क्या होता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, रिस्क का एक पॉसिबिलिटी है कि जो एसपीएसी का एक्विजिशन है वो रेगुलेटरी हर्डल फेस करे, जैसे वो उसे अप्रूवल ना मिले अथॉरिटी से, और दोस्तों कुछ अनफॉर्चुनेट इशूज हो सकता है एक्विजिशन प्रोसेस में। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि एसपीएसी शेयर मे बी लिक्विड आफ्टर द एक्विजिशन इज कंप्लीट। यानी दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे एसपीएसी कंप्लीट करता है एक्विजिशन को और टारगेट कंपनी के साथ मर्ज होता है तो एसपीएसी का जो शेयर है वो टिपिकली क्या हो जाता है दोस्तों। देखिए जैसे ही एसपीएसी कंप्लीट किया है एक्विजिशन को और मर्ज कर गया टारगेट कंपनी के साथ, तो एसपीएसी का शेयर जो है ट्रेडेबल हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो शेयर को खरीद सके और बेच सके मार्केट में, राइट। so that they can purchase और sell the share in the market। तो जो शेयर का लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है एक्विजिशन के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये जो कर रहा है कि मे बी लिक्विड, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि शेयर का जो लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव होता है जैसे एक्विजिशन कंप्लीट होता है तो शेयर का लिक्विडिटी इम्प्रूव होता है, बट हियर इट इज गिविंग दैट इट इज इलिक्विड। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट टू दिस क्वेश्चन।
चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हाइब्रिड फाइनेंस प्रोडक्ट का एग्जांपल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हाइब्रिड फाइनेंस प्रोडक्ट होता क्या है, नाम से ही क्लियर है, हाइब्रिड। यानी दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अलग अलग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स को कंबाइन किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग जरा एक एक ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाता हूँ कि कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, प्रीफर्ड बॉन्ड क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज अ लर्निंग सेशन, वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग MCQs ओनली, I am providing you the detailed explanation of each and every options, right? So now let's go through. So the first is convertible bond. दोस्तों ये convertible bond क्या होता है बताइए। बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड होता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, ठीक है। एक ऐसा बॉन्ड है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। देखिए जो कंपनी है, कंपनी का जो शेयर है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड को, ठीक है। ये दोस्तों इसमें दोनों का फीचर होता है, इसमें बॉन्ड का भी फीचर होता है और इक्विटी का भी फीचर होता है, तो इसे हम लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारा है प्रीफर्ड स्टॉक, ठीक है। आइए देखते हैं कि बेसिकली ये प्रीफर्ड स्टॉक क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट प्रीफर्ड स्टॉक। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज बेसिकली दिस प्रीफर्ड स्टॉक। दोस्तों प्रीफर्ड स्टॉक का मतलब ये होता है कि एक तरह का दिस इज अ क्लास ऑफ preferred stock is a class of stock that has preference over common stock in terms of dividend payment। देखिए एक हमारा कॉमन स्टॉक है, एक हमारा प्रीफर्ड स्टॉक है। तो देखिए प्रीफर्ड स्टॉक को प्रीफर इसलिए दिया जाता है क्योंकि डिविडेंड पेमेंट के टर्म्स में, एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में, यदि मान लीजिए लिक्विडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट किसे मिलेगा, तो प्रीफर्ड वाले को मिलता है पहले, समझे। तो ये हमारा प्रीफर्ड स्टॉक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, वो हम लोग देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, हमारा है कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों इसे CDO भी कहा जाता है। तो बेसिकली कि CDO क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे डेब्ट क्लास को पूल करता है, जैसे कि लोन को, बॉन्ड को, और मल्टीपल ट्रेंचेस को क्रिएट करता है अलग अलग रिस्क, अलग अलग रिटर्न से। ये दोस्तों ये अलग अलग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के फीचर को कंबाइन करता है और इन्वेस्टर अलाउ कर पाते हैं अलग अलग CDO पे बेस्ड ऑन द रिस्क प्रेफरेंस। लास्ट है दोस्तों हमारा ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए ETF एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि हमारे पास एसेट का जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसके अंदर स्टॉक आएगा, ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड आएगा, इसके अंदर आपका कमोडिटीज़ आएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आते हैं इसके अंदर। तो ETF को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। तो ETF तो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन ये हाइब्रिड के अंदर नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ हाइब्रिड। ETF बेसिकली स्ट्रक्चर्ड किया गया है पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में, जिसका एम है कि वो अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करे, अंडरलाइंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करे। ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन नहीं करता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, कन्वर्टेबल बॉन्ड हाइब्रिड है, प्रीफर्ड स्टॉक हाइब्रिड है, कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन हाइब्रिड है, लेकिन जो हमारा ETF है, एक्सटेंड ट्रेडेड फंड है, दिस इज नॉट एन हाइब्रिड पार्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग बिजनेस एनालिटिक्स। यानी दोस्तों सवाल में ये पूछा जा रहा है कि आप यदि बिजनेस एनालिटिक्स को यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा फीचर बिजनेस एनालिटिक्स का नहीं है। चलिए ऑप्शन को जरा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, पहला ऑप्शन है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। ओके देखिए इंप्रूव डिसीजन मेकिंग का क्या बताना चाह रहा है, बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सके, वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड कर सके अपने ऑपरेशन के अलग अलग इंसाइट में। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, डेटा जनरेशन हो रहा है, राइट। तो डेटा को एनालाइज करना, डेटा को जनरेट करना, इससे क्या होगा, इससे आपका मीनिंगफुल रिपोर्ट बनेगा, यानी जो भी आपका रिपोर्ट बनेगा वो मीनिंगफुल होगा। आप डेटा को एनालाइज करेंगे, मीनिंगफुल रिपोर्ट को जनरेट करेंगे, तो बिजनेस को डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा अपने परफॉर्मेंस का, कस्टमर बिहेवियर का, मार्केट ट्रेंड का। तो देखिए ये तो सही है, बिजनेस एनालिटिक्स से हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें इंप्रूवमेंट तो होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, राइट। तो यानी कि दोस्तों एफिशिएंसीज को बढ़ाना। तो जरा देखते हैं क्या बिजनेस एनालिटिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है या नहीं करता। लेट्स सी दैट वेदर बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प अस इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और नॉट। सो फ्रेंड्स देखिए, so far as efficiency is concerned, obviously business analytics is a greater tool to increase efficiency। तो क्या करेगा, ये इनएफिशिएंसीज को बताएगा, ये बॉटल नेक को बताता है। बिजनेस एनालिसिस क्या करता है दोस्तों, बॉटल नेक को बताता है बिजनेस प्रोसेस में। तो डेटा को एनालाइज करके आप आइडेंटिफाई करते हैं वैसे एरिया को जहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट।
सो डेटा को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑप्टिमाइज राइट देयर ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन। देखिए बिजनेस एनालिटिक्स अलाउ करता है बिजनेस को कि वो कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और अपने स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करें। तो दोस्तों एक्सपेंसेज, सेल्स, प्रोडक्शन, इन सभी डेटा को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे वैसे एरिया में जहाँ पे कॉस्ट कम किया जा सकता है अपने इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करके। और लास्ट है दोस्तों कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस को कि वो प्रायोरिटाइज करे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, लेकिन ये टिपिकली डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट बेनिफिट पूछा जा रहा है, ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स इनडायरेक्टली हेल्प करता है। देखिए डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। कैसे? तो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो इंसाइट मिल सके कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, बिहेवियर क्या है, फीडबैक क्या है। इन सभी इंसाइट को यूज करके आप टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सकते हैं और प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सवाल ये था कि कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है पर बिजनेस एनालिटिक्स का बेनिफिट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So friends, if you need such type of study material, we have previous year question for each and every subject. Almost 100 questions are there for each subject. Then you can WhatsApp me on this number. I am providing such video explanation in all my videos, in MCQs videos, so that the concept become clear. Now let's move to the next question that we have. The question is, which of the following statement is true about mezzanine financing? चलिए देखते हैं। तो देखिए बेसिकली ये मेज़ाइन फाइनेंसिंग एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग होता है जो कि दोनों डेब्ट और इक्विटी दोनों को कंबाइन करता है। इट कंबाइंस बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, राइट। और एक तरह का मेजरिन फाइनेंस टिपिकली यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि वो कैपिटल को रेज कर सके एक्सपेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग दैट इज सबऑर्डिनेट टू द सीनियर डेब्ट बट सीनियर टू इक्विटी। देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा मेजरिन फाइनेंसिंग है वो सीनियर डेब्ट का सबऑर्डिनेट है, मतलब कि यदि डिफॉल्ट होगा या बैंकरप्सी होगा तो जो सीनियर डेब्ट होल्डर हैं उनके पास हायर क्लेम होगा एसेट पे और रिपेमेंट पे। लेकिन दोस्तों मेजरिन फाइनेंसिंग सीनियर होता है कॉमन स्टॉक से। इसका मतलब ये होता है कि कॉमन स्टॉक का मतलब ये हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जो मेजाइन डेब्ट होल्डर हैं उनके पास हायर क्लेम होता है देन इक्विटी शेयर होल्डर। तो मेजाइन फाइनेंसिंग का कैरेक्टरिस्टिक दोनों है, डेब्ट एंड इक्विटी का। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राइट, दैट इट इज सबऑर्डिनेट टू द सीनियर डेब्ट बट सीनियर टू द इक्विटी, राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now let's see the next part that we have. देखिए सेम क्वेश्चन है कि हाइब्रिड डेब्ट इक्विटी का। एमबीओ का आपसे बेस्ट डेफिनेशन पूछाता है। एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करता है अगेंस्ट द सीरीज ऑफ सेट टारगेट और गोल्स टू गेज देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन देयर रोल। तो ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर और एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल पे एग्री करते हैं और फिर प्लान डेवलप करते हैं वहाँ तक पहुँचने का। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करता है, जो कि दोनों एग्री करते हैं, मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉय भी। और चौथा ऑप्शन कर रहा है ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन ये करेक्ट है एज सो फार एज एमबीओ इज कंसर्न। सो फ्रेंड्स दिस वाज पार्ट 1 लेक्चर ऑफ एवीएम शिफ्ट क्वेश्चन। इफ यू लाइक द lecture, if you enjoy the session, please like the lecture. This will motivate me to make more such videos which provides you each and explanation of each and every option. And friends, if you want me to make the second part of the video, please like the session. And if the views exceed 500 views, if the views exceed 500, I will provide you the second shift question also. Okay, I will provide you more question related to the recollected question in the form of video. So the views should exceed 500 views. So thanks for watching this lesson.